हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अपन तैयारी कर रहे थे रीट 2025 की और उसमें देख रहे थे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन की जो पूर्व में आए हुए पेपर है उन्हें अपन देख रहे हैं। और आज अपनी क्लास है क्लास नंबर 3। इससे पहले आपको पता हो तो 2 क्लास हो चुकी है और उसमें अपन ने देख लिए हैं 2022 का पेपर और 2021 का पेपर, और आज बारी है 2017 के पेपर की। तो आप में से जिस किसी ने भी नहीं देखी है तो आप देख ले, क्योंकि जो भी परीक्षा का पैटर्न रहता है वो पूर्व आयोजित परीक्षा पेपर पर ही रहता है। जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं को दोबारा से तोड़ मरोड़ करके उनसे ही नया क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जो पूर्व आयोजित परीक्षा पेपर है उन्हें एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनाए जाएंगे। तो अपन ज़्यादा देर नहीं करते हैं और देख लेते हैं 2017 का पेपर। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप क्लास के अंत तक बने रहें और क्लास को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पेपर। आज का पेपर रहने वाला है 2017, जिसका आयोजन हुआ है 11 फरवरी 2018 को। और ये पेपर रहने वाला है लेवल फर्स्ट का बाल विकास एवं शिक्षण विद्या यानी कि साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन अपन आज देखने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यों। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। यानी कि एक बच्चा है जिसमें क्या है, लिखावट से संबंधित कठिनाई है उसमें। तो इसमें से जो सही आंसर अपना रहेगा वो क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो अपना क्या है, सही आंसर रहेगा। जिसमें क्या होता है कि डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। दोस्तों, क्या करता है, लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। अगर अपन बात करें डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया होता है जिसमें बच्चे को क्या होता है, पढ़ने लिखने और वर्तनी में दिक्कत आती है। यानी कि उसको उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता है और लिख भी नहीं सकता है और अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, तो उसको कहेंगे डिसलेक्सिया। अगर अपन बात करें ऑप्शन नंबर बी की, डिसकैलकुलिया, तो ये होता है अंक गणित सीखने व समझने में कठिनाई से संबंधित, जिसमें बच्चे जोड़ बाकी गुणा भाग करने में असमर्थ होता है। और अपना जो सही आंसर है वो है डिस्ग्राफिया, यानी कि जिसको लिखने से संबंधित कठिनाई हो रही हो तो उसको अपन कहेंगे डिस्ग्राफिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 2 अपने। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? इसमें से कौन सा है जो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, यानी कि पूरे सत्र के अंत में उसका जो परीक्षण किया जाएगा या उसको परीक्षा परिणाम दिया जाएगा उससे संबंधित इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो देखेंगे अपन। उसका जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन करना। यानी कि वार्षिक परीक्षा करवाने के बाद उसको परीक्षा परिणाम देना क्या कहलाएगा, योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित ये इसका उदाहरण है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? यानी कि हार्वर्ड गार्डनर का जो उनके द्वारा बुद्धि सुझाई गई है उसकी श्रेणी क्या है, तो वो देखेंगे अपन। अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृतिवादी कौशल। ये जो प्रकृतिवादी कौशल है वो क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बुद्धि का एक प्रकार बताया गया है जो है। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हमारे देश में एक से अधिक भाषा बोलते हैं। क्या करते हैं बच्चे, एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। यानी कि एक बच्चा है जो क्या करता है, एक से अधिक भाषा बोलता है, 2 भाषाएं बोलता है, तो उसके लिए क्या लाभ हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन। अवधारणा गठन में सुविधा, या फिर विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, या फिर संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, या फिर उपरोक्त सभी। तो अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी।
यानी कि एक बच्चा होता है जो क्या करता है, एक से ज़्यादा भाषाएं सीखता है तो उसके संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में मदद मिलती है। साथ ही उसमें उन्हें ज़्यादा लोगों से संवाद करने का मौका मिलता है। तो अपने इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे है, न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो कि वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक टीचर है जो बच्चों को क्या कर रहा है, कथनों में उनको आंसर पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सही आंसर है वो कौन सा है। तो इस प्रकार की गतिविधियों से वह जो शिक्षक किस ओर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो इन ऑप्शन में से जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक सोच। यानी कि उसमें दो कथन दे दिए कि उसने पूछा कि पहला कथन ज़्यादा सही है या दूसरा कथन ज़्यादा सही है। तो ऐसे जो कथनों में जो आंसर पूछेगा तो क्या होगा, फाइनली आंसर तो एक ही होगा। तो उसमें से एक कथन की क्या होगी, आलोचना होगी, और दूसरा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इसमें से जो अपना सही आंसर है वो रहेगा आलोचनात्मक सोच। यानी कि वो कथनों में आंसर पूछ करके आलोचनात्मक सोच की बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। यानी कि जो व्यवहारवाद सिद्धांत है उसके मुताबिक लोग क्या करते हैं, सीखते हैं क्योंकि उन्हें क्या होता है, पुरस्कार और दंड मिलते हैं। या तो व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है तो वो सीखता है, या फिर उसको दंड मिलता है तो वो सीखता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो किस में होती है, व्यवहार में होती है। यानी कि अपना जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित डैश 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 कक्षा में शिक्षित करना है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक ऑप्शन यहाँ पर देना है कि कौन सा इसमें से जो सही है। यानी कि समावेश का मतलब होता है बहुत कुछ शामिल करना, या फिर उससे संबंधित सभी चीज़ों को शामिल करना क्या होता है, समावेश का मतलब। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, यानी कि जो नियमित कक्षा में विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, अपन को पूरा समय के लिए शिक्षित करना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा है जिसको क्या है, विशेष ज़रूरत है उसको, यानी कि उसको कम समझ में आता है, यानी कि उसकी सोचने समझने की क्षमता उसकी बहुत कम है, तो उसका क्या करना चाहिए, पूरे समय के लिए उसको शिक्षित करना चाहिए। तो अपना जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पूरा समय। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने का व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है। एक शिक्षक क्या कर रहा है, उनको पहले स्पष्ट कर रहा है, फिर स्पष्ट से क्या कर रहा है, निष्कर्ष निकालने का व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो इसका जो अपन को अपना जो सही आंसर निकलेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क का मतलब होता है जो जानकारी आपके पास पहले से है उस पर कोई अनुमान लगाना, या फिर विशिष्ट से सामान्य तक जाकर निष्कर्ष निकालने की एक विधि है। कौन सी विधि है, आगमनात्मक विधि। तो अपना जो सही आंसर है वो आगमनात्मक तर्क है। यानी कि पहले क्या करना, उसको स्पष्ट कर देना, फिर निष्कर्ष निकालना। अगर अपन बात करें ऑप्शन नंबर बी की निगमनात्मक तर्क क्या होता है, तो निगमनात्मक तर्क इसका उल्टा हो जाता है, सामान्य विचारों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना।
और आगमनात्मक में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य निष्कर्ष निकालना। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मनोविश्लेषण का मानना है कि यह एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईड पर आच्छादन रखता है, यह कहलाता है। यानी कि जो ईगो होता है वो ईड पर क्या करता है, आच्छादन रखता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर है, दबाव कहलाता है। यानी कि ईगो का मतलब होता है कि उसमें क्या है, अहम है, घमंड है, क्या है, अहंकार है। यानी कि अपने को दूसरों से बड़ा या ज़्यादा समझदार समझना। और ईड का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इसमें इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां तथा दमित इच्छाएं होती है, वो किस में होती है, ईड में होती है। और अहम जो होता है वो घमंड होता है, अहंकार होता है। तो इन दोनों के बीच जो ईगो ईड पर आच्छादन रखता है तो वो क्या कहलाएगा, दबाव कहलाएगा। देखते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्मुखता बहिर्मुखिता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। यानी कि जो अंतर्मुखता और बहिर्मुखिता व्यक्तित्व का जो लक्षण बताया है वो किसने बताया है। तो इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हेस आइसेक। हेस आइसेक ने ये क्या किया है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखिता व्यक्तित्व का लक्षण बताया है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। यानी कि प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण बताना है, सबसे अच्छा उदाहरण बताना है इसमें से। तो इसमें से जो प्रेरणा का सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, अपना सही जवाब है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं, छात्र सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। क्या करता है, उच्चतम अंक प्राप्त करता है कक्षा में। यानी कि जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा का अगर अपन वास्तव में इसका अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है किसी काम को करने या लक्ष्य हासिल करने की इच्छा या किसी कारण से प्रेरित होना। यानी कि मूल जो प्रेरणा का अर्थ है वो क्या है, खुद से प्रेरित होना। तो जो अपन को सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। यानी कि जो बाहरी प्रेरणा है वो क्या है, एक अंत की युक्ति है। तो जो अपने अंदर की आंतरिक प्रेरणा है वो क्या होगी, तो वो होगी ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है, अपने आप में एक अंत है। यानी कि आपको मैं समझाऊँ तो है, अगर बाहरी प्रेरणा तो एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा स्वयं में क्या है, एक अंत है। आंतरिक प्रेरणा किसी लक्ष्य को पूरा करने की आंतरिक इच्छा से आती है और वही बाहरी प्रेरणा बाहरी पुरस्कार और प्रशंसा से आती है। यानी कि बाहरी प्रेरणा कब आती है, जब अपन को कोई पुरस्कार दे या अपनी कोई प्रशंसा करे तो वो क्या होती है, बाहरी प्रेरणा। तो आंतरिक प्रेरणा वो होती है जो अपने अंदर से आती है। तो अपने जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, अपने आप में एक अंत होगा। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। तो ऐसा विज्ञान क्या कहलाता है, जो वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दिमागी आरोग्यता। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है, दिमागी आरोग्यता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, परिमेयकरण। यानी कि समायोजन की अगर अपन बात करें तो समायोजन का मतलब होता है बदलती ज़रूरतों के मुताबिक अपने व्यवहार को बदलना।
या फिर समायोजन में व्यक्ति अपनी जरूरतों को क्या करता है, संतुलित करता है और व्यवहार की कठिनाइयों से क्या करता है, निपटता है। और समायोजन में अगर व्यक्ति को अपन देखें तो वो क्या करता है, अपने व्यवहार को बढ़ाता है या फिर कम करता है या फिर बदल देता है। तो ये होता है समायोजन की परिभाषा। और अपना जो सही आंसर है वो क्या है, परिमेयकरण। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। किस श्रेणी से संबंधित है, तो वो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कारक। ये कौन से संबंधित है, सामाजिक कारक से संबंधित है। यानी कि यह कारक किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी होता है। स्कूल में क्या होता है, पाठ्यक्रम या फिर उसके कार्यों या फिर सुविधाओं को व्यवस्थित किया जाता है इस व्यवहार के अंतर्गत, सामाजिक कारक के अंतर्गत। पाठ्यक्रम या फिर उनके कार्य या फिर सुविधाओं को व्यवस्थित किया जाता है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देता है या देती है। तो इसमें से कौन सी स्थिति है वो क्या करती है, समायोजन को बढ़ावा देती है। तो वो अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। ये क्या करता है दोस्तों, समायोजन को बढ़ावा देती है। यानी कि इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर भय और चिंता नहीं है। अगर वो भय और चिंता से मुक्त है तो अपने आप को क्या कर पाएगा, पर्यावरण में समायोजित कर पाएगा। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्र से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण से कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। यानी कि ये जो आपने छात्र को काम दिया है, हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा है। इस कार्यभार को ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। यानी कि अपना जो सही आंसर इसमें रहेगा वो रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, संप्रयोग। संप्रयोग जो है ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक स्तर की इसमें व्याख्या की गई है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 को। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो अपना इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आकलन। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, आकलन। आकलन है जो क्या है, अपना सही आंसर है। और अगर अपन आकलन की परिभाषा की बात करें तो आकलन होता है किसी व्यक्ति या समूह से संबंधित जो सूचना संग्रहित की जाती है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आकलन। अगर अपन मापन की बात करें तो मापन होता है किसी वस्तु या घटना की मात्रा का आकार को क्या करते हैं, संख्याओं में व्यक्त करना, उसको क्या करना, संख्याओं में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, मापन करना। यानी कि 1 किलो 2 किलो या 1 इंच 2 इंच या 1 फीट 2 फीट, ऐसे ये जो करते हैं संख्यानात्मक में व्यक्त करते हैं, उसको संख्याओं में व्यक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मापन। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें, अगर मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन की परिभाषा होती है किसी परीक्षा की गुणवत्ता या फिर मूल्य प्रासंगिकता का आकलन करना, तो वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन। और इसमें जो अपना सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आकलन। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को। कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। ब्लूम के वर्गीकरण में कौन सा नामित नहीं है इसमें से, तो वो नहीं है ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक। क्रियात्मक प्रक्षेत्र क्या है, ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। यानी कि जो पाठ्यचर्या 2005 है उसमें मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो इसमें जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। यानी कि अधिगम को क्या करना चाहिए, रटना चाहिए। ये उसमें 2005 के सिद्धांत में नहीं है।
क्या है, अधिगम को रटना, रटना उसमें नहीं होता है। इसमें बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो है स्कूल से बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ये है, और परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, ये भी है। और ऑप्शन नंबर डी भी है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों में क्या करना चाहिए, समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करनी चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन है जो है, और ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं है। अधिगम को क्या करना, रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना, यानी कि रटकर विधि को क्या करना, सुविधाजनक बनाना, ये इसमें नहीं है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को पकड़ने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है, यानी कि जो है वो किस प्रकार की प्रगति है, तो अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सिमल डिजिटल प्रगति। यानी कि ये कह रहा है कि ये कौन सा नियम है, समीप दूराभिमुख विकास, यानी कि शरीर का जो विकास होता है वो कैसे होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। कैसे होता है शरीर का विकास, केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि पहले हथेली का विकास होगा फिर अंगुलियों का विकास होगा। तो जो छोटा बच्चा होगा वो क्या करेगा, पहले हथेली से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, बाद में वो अंगूठे और अंगुलियों का प्रयोग करेगा। अगर अपन ऑप्शन नंबर ए की बात करें, सिफिलोकोडल प्रगति, ये जो सिफिलोकोडल होता है वो क्या होता है, विकास कैसे होता है, इसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है। इसमें सिफिलोकोडल में क्या होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि पहले सर का विकास होगा फिर हाथ पैर इनका विकास होगा। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22 को। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है, यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है वो इसमें कहाँ तक संबंधित है। तो इसमें जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। विकास क्या होता है, विकास एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होता है। क्या होता है, एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होता है, यानी कि जो विकास होता है वो क्या होता है, निरंतर चलता रहता है विकास। और ये होता है बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से विकास की शुरुआत होती है, और जब तक मृत्यु हो जाती है, मृत्यु नहीं होती है, तब तक विकास चलता रहता है। तो विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, और ये क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। यानी कि वो कौन से बयान पर जोर देता है, तो वो जोर देता है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता। अगर आनुवंशिकता की बात करें तो आनुवंशिकता क्या होता है, तो अपने माता पिता से उनके बच्चों में लक्षणों का स्थानांतरण होता रहता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं अपने पूर्वजों से भी, माता पिता से भी, दादा दादी से भी, तो ये बच्चों में स्थानांतरित होता रहता है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियमों को भी कहा जाता है। जो अधिगम में क्या होता है, उपयोग और अनुपयोग के नियम होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है अभ्यास का नियम। क्या कहा जाता है, अभ्यास का नियम। तो इन ऑप्शन में तो अभ्यास का ऑप्शन नहीं है, तो अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है, अभ्यास का विकास। यानी कि अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियमों को क्या किया जाता है, अभ्यास का नियम। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस को सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संवृत्ति को कहा जाता है। यानी कि जो पावलोव है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो जब कुत्ते को मांस देते थे, वो जब उसका मांस का टुकड़ा उसके मुंह में रखते थे तब वो लार टपकाता था।
किंतु इसके पहले भी जब वो मांस देने के लिए सीढ़ियों से नीचे आते थे, तब भी उसकी कदमों की आवाज़ सुनते ही उसके मुंह में क्या होता था, लार टपकती थी। तो ये कौन सी समृद्धि पर आधारित है, तो वो है अनुकूलित उत्तेजना। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर है, अनुकूलित उत्तेजना। यानी कि अनुकूलित उत्तेजना का मतलब होता है कि किसी उत्तेजना के कारण होने वाले व्यवहार या प्रतिक्रिया। यानी कि उसको पता था कि वो नीचे आ रहा है तो फाइनली मुझे क्या देगा, मांस का टुकड़ा देगा। तो इसीलिए उसके क्या होता था, उसकी आवाज़ सुनते ही उसके क्या होता था, मुंह में लार टपकने लगती थी। तो वो क्या हो जाएगा, अनुकूलित उत्तेजना। यानी कि उसकी कह सकते हैं कि मतलब आवाज़ सुन के क्या होता था, उसके व्यवहार में प्रतिक्रिया होती थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया को निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। यानी कि ये किसका सिद्धांत है वो बताना है। तो ये सिद्धांत है ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे का और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। कौन सा विकास सिद्धांत है, पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिससे क्या होता है, बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया को निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, विकसित किया जाता है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 27 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नई धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया होती है जो कौन सी होती है, नए और पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया। तो इसको जाना जाता है, किससे जाना जाता है, तो जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलन। उसको कैसे जाना जाता है, संतुलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि संतुलन की बात करें तो किसी वस्तु की ऐसी स्थिति जिसमें दो या दो से अधिक क्या होता है, विरोधी बलों के होने पर भी क्या होता है, उसकी स्थिति एक जैसी रहती है। तो ये होता है संतुलन। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। यानी कि इसमें से जो बौद्धिक परीक्षण है उसके उपयोग करने के लिए इसमें से कौन सी सावधानी है जो नहीं है। तो इसमें जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत है। तो ये ऑप्शन इसमें से नहीं है। यानी कि जो बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है वो इसमें से ये नहीं है। बाकी के ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादियों और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, तो ये सावधानी है। और ऑप्शन नंबर सी भी है, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, ये भी है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इसमें हैं और जो ऑप्शन नंबर बी है वो नहीं है। तो फाइनली अपना आंसर मिल गया। और देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, 8 चरणों में। कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है। यानी कि एक बच्चा है जो कक्षा 3 का है और उसकी क्या है, 9 साल के आसपास विकास के चरण में मेल खाता है। तो इसमें जो वो किस चरण से मेल खाता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम बनाम हीनता। इस चरण से मेल खाता है कक्षा 3 का बच्चा जिसकी आयु क्या है, 9 साल की है। तो वो क्या करेगा, परिश्रम बनाम हीनता। यानी कि वो परिश्रम करेगा, उसको उसका परिणाम नहीं मिलेगा तो उससे उसको क्या होगा, घिन आएगी, यानी कि हीनता का प्रदर्शन करेगा वो। और 8 इनके एरिक्सन के सिद्धांत की बात करें, विकास की बात करें तो वो 8 चरणों में होता है। वो 8 चरण कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है, पहला होता है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा होता है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, और तीसरा होता है पहल बनाम अपराध, चौथा होता है उद्योग बनाम हीनता, पांचवा होता है पहचान बनाम भूमिका, छठा होता है आत्मीयता बनाम अलगाव, सातवां होता है उत्पाद क्षमता बनाम ठहराव, और आठवां होता है अहम अखंडता बनाम निराशा।
तो ये होते हैं 8 चरण किसके, एरिक्सन के। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर, इस चरण से मेल खाता है कक्षा 3 का बच्चा जिसकी आयु क्या है, 9 साल की है। तो वो क्या करेगा, परिश्रम बनाम हिंता, यानी कि वो परिश्रम करेगा, उसको उसका परिणाम नहीं मिलेगा तो उससे उसको क्या होगा, घी नहीं घी, यानी कि हिंता का प्रदर्शन करेगा वो। और 8 इनके एरिक्सन के सिद्धांत की बात करें, विकास की बात करें तो वो 8 चरणों में होता है। वो 8 चरण कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है, पहला होता है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा होता है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, और तीसरा होता है पहल बनाम अपराध, चौथा होता है उद्योग बनाम हीनता, पांचवा होता है पहचान बनाम भूमिका, छठा होता है आत्मीयता बनाम अलगाव, सातवां होता है उत्पाद क्षमता बनाम ठहराव, और आठवां होता है अहम अखंडता बनाम निराशा। तो ये होते हैं 8 चरण किसके, एरिक्सन के। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य है, यानी कि आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य कथन कौन सा, इसमें से देखना है। तो इसमें से जो सत्य कथन है वो अपना है ऑप्शन नंबर डी, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। क्या नहीं है, आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य कथन नहीं है। तो इसमें से जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। ये क्या है, इसका सत्य कथन नहीं है। बाकी के ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इसके क्या है, सत्य कथन है। यहाँ एक मानसिक परीक्षण भी है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है। अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये क्या है, सही आंसर है। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर नहीं है। तो दोस्तों ये था आज के अपना अंतिम क्वेश्चन, और अपन ने आज साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन देखे। 2017 का पेपर देखा अपन ने, जिसके 30 क्वेश्चन किए अपन ने। और मिलते हैं कैसी ही और नई क्लास के साथ, तो तब तक आप चैनल के साथ बने रहे। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपन इसके माध्यम से रेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें अपन जो पूर्वायोजित परीक्षा पेपर उनको देखेंगे, फिर मॉडल पेपर भी करेंगे, और परीक्षा टॉपिक वाइज MCQ भी करेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों।